Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, लास्ट सीन में हमने देखा था कि सॉर्ड की रिसेंटमेंट एनर्जी सील्स को तोड़कर विबुशियान के आसपास मूव करने लगी थी, जिस पर वांग जी उन दोनों को तुरंत वार्ड के अंदर जाने के लिए कहता है। तो चलिए अपनी स्टोरी को उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। विबुशियान तुरंत वहाँ एक वार्ड बनाता है एंड वो लोग उसके अंदर आ जाते हैं। वो जैसे ही उस कर्स्ड सॉर्ड को निकालने जाता है, तभी वांग जी कहता है, वीन, तुम अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुए हो। विबुशियान हंसते हुए कहता है, एंड ये कैसे मैटर करता है? जो टेम्पररी सील्स मैंने इस तलवार पर लगाई हैं, वो इसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। एंड अगर हमें इस तलवार से डील करना है, तो हमें ये समझना होगा कि ये क्या है एंड क्या चाहता है। अगर चीज़ें खराब हुई तो तुम टेलीपोर्टेशन तालिस्मा का इस्तेमाल करके बाहर चले जाना। वांग जी कहता है, वीन, ये अनसेफ है। इस पर वीन कहता है, अगर अभी तुम्हारे पास कोई बेटर प्लान है तो मैं सुन रहा हूँ, एंड अगर नहीं है तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस तलवार ने पहले भी मुझे पोजेस नहीं किया था, सो हमारे पास ये सोचने का कोई रीज़न नहीं है कि ये इस बार ऐसा करेगा। वीन सही था, वांग जी के पास कोई दूसरा प्लान नहीं था, ना ही कोई तरीका वीन को सेव या प्रोटेक्ट करने का। पहली बार जब वीन ने इस तलवार को पकड़ा था तो सिर्फ इसे सील करने की कोशिश की थी, बट अब वो उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करने वाला है। एंड वो दोनों जानते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बट ये उनके पास वनली ऑप्शन था। वांग जी कहता है, मैं वीन के लिए प्ले कर सकता हूँ, उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वीन इसके लिए अलाउ नहीं करता है। अब सॉर्ड की रिसेंटफुल एनर्जी बहुत पावरफुल हो गई थी एंड सील ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। वांग जी बस इतना कर सकता था कि अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी क्लैरिटी म्यूजिक में डालकर प्ले करने लगा, क्योंकि उसे फील हुआ था कि उसकी म्यूजिक सॉर्ड की एनर्जी को सप्रेस कर रही थी। तभी वो देखता है कि वींग ने बैग से तलवार को निकाल दिया था। वींग स्टिल्ड था एंड उसकी आंखें बंद थी। वांग जी को रियलाइज होता है कि वींग का टेक्निक इम्पैथी की तरह लग रहा है, बट सभी सेक्ट्स ये मानते हैं कि यह टेक्निक बहुत साल पहले खो गई थी। तभी वांग जी देखता है कि वींग की आंखें लाल हो गई हैं। वो अपना हेड मूव कर रहा था। वांग जी अपनी और ज़्यादा एनर्जी म्यूजिक में डालने लगता है, बट वो सॉर्ड वींग के फिजिकल कांटेक्ट में थी एंड उसके बॉडी में अपनी एनर्जी डाल रही थी। वींग अपने घुटनों पर आ जाता है एंड वहीं गिर जाता है। कुछ देर बाद वींग के अंदर जितनी लड़ाइयाँ चल रही थीं वो सब रुक जाती हैं एंड वो रिलैक्स्ड लग रहा था, बट उसकी सांसें अभी भी भारी थीं। वो खड़ा होता है एंड वांग जी के टच से एक कदम पीछे हट जाता है। वांग जी कंसर्नली पूछता है, वींग, जिस पर वींग उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें सिल्वर की जगह पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी एंड वो कहता है, हंगवानजुन, या फिर मुझे तुम्हें लंजान कहना चाहिए। मुझे लगता है मुझे तुम्हें बाकियों के साथ ही मार देना चाहिए था। वांग जी फ्रीज हो जाता है। ये वींग की वॉइस थी, वींग का माउथ था, बट जो ये कह रहा था वो वींग नहीं था। तभी वांग जी कहता है, उसे आज़ाद कर दो। इस पर वो शॉर्ड वींग के माउथ से ही रिप्लाई करता है, हमें रहने दो, जो कुछ भी इसका है वो अब हमारा है। इस पर वांग जी गुस्से में कहता है, वींग तुम्हारा नहीं है। जिस पर वो क्रिएचर अपनी आईब्रोज रेज करते हुए कहता है, ओह, तो तुम सोचते हो कि वो तुम्हारा है, जबकि तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वांग जी पॉज्ड था। उस तलवार को
वो दोनों एंड उस केव की बातें याद हैं, बट वो उन इवेंट्स की बात कर रहा है जो कि उसकी प्रेजेंस में नहीं हुई थी। तभी वो सॉर्ड एक कोल्ड स्मिरिक के साथ उसे एक्सप्लेन करता है, एम्पैथी एक टू वे स्ट्रीट है। जैसा कि हमने कहा, जो कुछ भी वीइंग का है वो अब हमारा है। हम एक दूसरे की मेमोरीज को देख सकते हैं। उसे भी मेरी तरह छोड़ दिया गया था, उसके पेरेंट्स के द्वारा, देन जियांग्स एंड देन तुम। उसने जिसे भी प्यार किया सभी ने उसे छोड़ दिया। तभी वांगजी कहता है, वीइंग, वो वीइंग को हार्म नहीं कर सकता था, इसलिए उसे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा उसे रोकने के लिए। वो कहता है, वीइंग, तुम लड़ सकते हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, मुझे दिखाओ। तभी वो क्रिएचर जो कि वीइंग की बॉडी में था वो हंसते हुए कहता है, लांजान, तुमने सच में उस पे बिलीव कर लिया? तुम भी बाकी कल्टीवेटर्स की तरह ही हो जिसने हमें फेंक दिया। उसकी वॉइस में बहुत ही गुस्सा था। उसने हर कोशिश की कि तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए, तुम्हारी दोस्ती पाने के लिए। पैथेटिक, तुम वीइंग से बात करने के भी काबिल नहीं हो। मुझे ये समझ नहीं आता वो अभी भी क्यों तुमसे प्यार करता है, बट हम अब तुमसे रिवेंज लेंगे, एंड देन उन सभी से जिन्होंने भी हमें धोखा दिया एंड छोड़ दिया। वांगजी ब्लिंक करते हुए कहता है, वीइंग उससे प्यार करता है। तभी वीइंग के अंदर से वो क्रिएचर वांगजी को डिस्ट्रैक्ट देखकर सॉर्ड उठाकर उस पर हमला करता है। वांगजी वीइंग का नाम लेता है। वो जानता था कि वो वीइंग पर अटैक नहीं कर सकता है सिवाय उसके अटैक्स को ब्लॉक करने के। तभी वो सोचता है, अगर उसे वीइंग को इस क्रिएचर से आज़ाद करना है तो ये वो गुची के थ्रू कर सकता है। एंड वो पोजेशन से डील करने वाला अपने सेक्ट का सबसे पावरफुल सॉन्ग प्ले करने लगता है। उसे नहीं पता था कि ये काम करेगा भी या नहीं, क्योंकि वीइंग एम्पैथी का इस्तेमाल कर रहा था, बट वो इस वक्त सिर्फ यही तरीका ट्राई करने का सोच सकता था। म्यूजिक को सुनते ही वीइंग की बॉडी कांपने लगती है। तभी वो सॉर्ड फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज्ड साउंड में कहता है, ये मुझसे फाइट क्यों कर रहा है? हम दोनों सेम साइड पर हैं, हम तुम्हारे लिए बदला ले रहे हैं। तभी वांगजी कहता है, वीइंग ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी से रिवेंज ले। मुझे नहीं पता वीइंग को मेरी ज़रूरत है या नहीं, वो मुझे चाहता है या नहीं, बट मैं यहाँ वीइंग के लिए आया हूँ। वांगजी अपनी सारी स्ट्रेंथ उस इंस्ट्रूमेंट में डाल देता है। वीइंग अपने घुटनों पर गिर जाता है, बट वांगजी उसके पास नहीं जाता। वो कंटिन्यू म्यूजिक प्ले करते रहता है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग इस वर्कशॉप में कितने देर से थे, शायद हाफ एन आवर। वो सॉर्ड कहता है, कैसे? वो सिर्फ एक इंसान है, वो कैसे मुझे बाहर पुश कर सकता है? तभी वांगजी कहता है, क्योंकि वो वीइंग है, तुम नहीं। तभी वीइंग कहता है, लांजान। वीइंग की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो कहता है, रेस्ट प्ले करो। उसके नोज एंड माउथ से ब्लड निकल रहा था। वांगजी भी अब एंटी पोजेशन सॉन्ग को चेंज करके रेस्ट प्ले करने लगता है, बट वो उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल भी कम नहीं करता। उसके हाथ कांपने लगे थे ज़्यादा फोर्स यूज करने से, बट वो एक भी सिंगल नोट मिस नहीं करता है। वो बस यही कहता है, वीइंग उससे प्यार करता है, अभी भी प्यार करता है। इस सॉर्ड ने वीइंग को मुझे छीनने की कोशिश की है। वीइंग की बॉडी में अभी भी वो सॉर्ड प्रेजेंट है। वीइंग अपने घुटनों पर था, जस्ट उस एरे के पास जो कि उसने बनाया था, एंड उसके हाथों में वो सॉर्ड थी। वीइंग अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उस सॉर्ड को उस एरे के सेंटर में सेट कर देता है, एंड वो एरे एक्टिवेट हो जाता है, एंड वो सॉर्ड उसके अंदर सील हो जाती है।
वीन बहुत सारा ब्लड कफ करते हुए वहीं गिर जाता है। वांग जी ये देखकर कि सॉर्ड सील हो गई है, वीन का नाम लेते हुए जल्दी से उसके पास जाता है। वीन की नजरें दरवाजे की तरफ जाती हैं एंड तभी वांग जी को रियलाइज होता है कि कोई बहुत देर से दरवाजे पर नॉक कर रहा है। वीन अपने कांपती हुई हाथों से दरवाजे की तरफ कुछ मोशन करता है एंड डोर खुल जाती है। वेन किंग जल्दी से अंदर आती है तो देखती है कि वीन की नोज एंड माउथ से खून बह रहा है एंड वांग जी के हैंड से भी ब्लड आ रहा था। वो कहती है, अगर अगली बार तुम दरवाजा नहीं खोल पाए तो मुझे टेलीपोर्टेशन तालिस्मान दे देना। वो वांग जी की तरफ देखती है जो वीन को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। वो कहती है, अपनी कोर को ड्रेन मत करो, वेनिंग एंड मैं इसे हील कर सकते हैं। ये अभी खतरे से बाहर है एंड अगर तुम खुद को इस तरह से थका लोगे तो वो इसके लिए तुम्हें थैंक्स नहीं करेगा। मुझे इसे बेड पर ले जाना होगा, क्या तुम इसे उठाने में एबल हो? वेनिंग कुछ हर्ब्स लाने गया है, बट अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं उसे हेल्प के लिए बुला सकती हूँ। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो जेंटली वीन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी, बट अभी भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो वीन को आसानी से कैरी कर सकता था। अब वांग जी अपने सामने वेन किंग को वीन का ट्रीटमेंट करते हुए देख रहा था। उसने अपने हैंड से ब्लड साफ करके उस पर ऑइंटमेंट अप्लाई करके एनर्जी स्टोर करने वाली टी पी रहा था जो कि वेनिंग ने उसे दी थी। उसका कोर इतना स्ट्रांग था कि उसके सारे वाउंड्स कल तक हील हो जाएंगे। वेन किंग ने उसे कितनी बार कहा है कि वो जाकर रेस्ट कर ले, बट वांग जी उसे इग्नोर करता है एंड सिर्फ वीन की तरफ ही देखे जा रहा था जो कि बेड पर लेटा हुआ था। वो उससे अपनी आंखें हटाने से भी डर रहा था। अब फाइनली वेन किंग का पेशेंस खत्म हो चुका था। वो कहती है, सॉर्ड अब कंटेंट हो चुकी है एंड अगर तुम्हें इस बात की चिंता है कि वीन पर अभी भी कोई पोजीशन बची होगी तो मैं तुम्हें यह श्योर करती हूँ कि ऐसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी भी यहाँ मेरे सिक रूम में क्यों हो। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए एंड अगर तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा रूम कौन सा है तो मैं वेनिंग से कह सकती हूँ तुम्हें वहाँ ले जाने को। वांग जी को अपनी बात कहने में स्ट्रगल हो रही थी, वो यहाँ क्यों आया है। एंड फाइनली वो एक लॉन्ग पॉज के बाद कहता है, लास्ट टाइम उस सॉर्ड में जो कुछ भी था उससे वीन इंजर्ड था एंड वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था, बट मैं उसके पास नहीं था एंड ये फिर से नहीं होगा। वेन किंग कहती है, उस वक्त विबुशियान को उस क्रिएचर ने बाइट कर लिया था, बट इस सॉर्ड में वो स्पिरिचुअल पॉइजन नहीं है एंड अगर हुई भी तो हमारे पास एंटीडोट है, इसलिए वो पहले की तरह सफ़र नहीं करेगा। विबुशियान ठीक हो जाएगा। वांग जी उसकी बातें सुन रहा था, बट फिर भी वो वहाँ से मूव नहीं कर पाता है। तभी वेन किंग कंटिन्यू करते हुए कहती है, पहले जो कुछ भी हुआ उस वजह से मैं तुम पे डाउटफुल थी, बट अब मैं देख सकती हूँ तुम एक्चुअली विबुशियान की केयर करते हो। वांग जी उसकी तरफ देख रहा था, जिस पर वो कहती है, मुझे ऐसे मत देखो, विबुशियान मेरे छोटे भाई की तरह है एंड अगर तुम फिर से उसे छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम अभी चले जाओ, उसके जागने से पहले। मैं तुम्हें उसे फिर से हर्ट करने नहीं दूंगी। अब वांग जी कहता है, उस केव के बाद मैंने अपने बिहेवियर के लिए अपनी सीनियर्स को रिपोर्ट किया था एंड मुझे विंग से कांटेक्ट करने से मना किया गया था। वेन किंग उसे अच्छे से देखती है एंड देन कहती है, यू मीन जस्ट बिकॉज तुमने हुकअप किया था
तुमने अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट क्यों किया? क्या वहाँ कोवर्कर्स के बीच में रिलेशनशिप फॉरबिडन है? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता था कि उस वक्त विंग पॉइजन्ड था, एंड जब मुझे इस बारे में पता चला, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे एक्शंस बहुत ही इम्प्रॉपर थे एंड मुझे मेरे बिहेवियर के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वन किंग फ्रोज हो जाती है। वो कहती है, तुमने सोचा कि तुमने उसका रेप कर दिया है? वांग जी इस बात पर फ्लिंच करता है बट इसे डिनाई नहीं करता। तभी वो कहती है, ओह शिट, ये सच नहीं है। पॉइजन ने सिर्फ उसकी कोर को अफेक्ट किया था, उसके माइंड को नहीं। जो कुछ भी तुम दोनों के बीच हुआ वो उससे फुली अवेयर था एंड उसकी मर्जी भी थी। इस पर वांग जी पूछता है, विंग ने उसके बाद कभी भी मुझ तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। वन किंग आइज रोल करते हुए कहती है, क्योंकि वो सोचता था कि तुमने उसे वहां से निकलवा दिया था, तुमसे वो सब कुछ करवाने के कारण, एंड तुमने भी उसे कभी कोई उस वक्त हिंट नहीं दिया था उसे लाइक करने का, एंड उसके पास बहुत सारे रीजंस थे ये अज्यूम करने का कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। वांग जी फ्रॉन्ड हो जाता है। वो कहता है, बट हम इंटीमेट हुए थे। वन किंग कहती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही कैजुअली सेक्स कर लेते हैं, स्पेशली लाइफ और डेथ की सिचुएशन में, एंड देन इस पर रिग्रेट करते हैं। वांग जी कहता है, बट मैं नहीं करता। वन किंग कहती है, मैं ये सब समझ चुकी हूँ, बट मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे ये सब जानने की ज़रूरत है। वांग जी विंग की तरफ एक होप के साथ देखता है। वन किंग साई करते हुए कहती है, वेल, मुझे लगता है तुम्हारे लिए इस रूम से बाहर जाने के चांसेस 0 हैं। सो मैं वेनिंग से कहकर यहाँ एक और बेड लगवा देती हूँ। तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए ही नॉड करता है। अब उसे सिर्फ विंग के उठने का इंतज़ार था ताकि वो उसे सब कुछ बता सके। तो चलिए अपने इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।